हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसका लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 तक कवर किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं क्या कहता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी accounting standard ensures financial statement to be ए है आपका रिलायबिलिटी, बी है आपका क्रेडिबिलिटी, सी है आपका कंसिस्टेंसी, और डी है आपका ऑल या ऑल ऑफ दीज। चलिए देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो इंश्योर करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा हो, है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा हो, है ना। ये आपका क्या है, तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत बनाया गया है वो रियलाइबिलिटी यानी वो रियलाइबल है, वो विश्वसनीय है, वो भरोसे के लायक है, तो बिल्कुल सही कहता है, वो रियलाइबल होता है। फिर दूसरा कहता है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब है प्रामाणिकता, यानी जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो आपने प्रेजेंट किया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू, क्या वो क्रेडिबिलिटी यानी उसको प्रमाणित किया जा सकता है, क्या उसको जो है दिखाया जा सकता है कि जो भी आपने किया है बिल्कुल सही है। तो हाँ, एक अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया है, प्रेजेंट किया है, तो वो क्रेडिबिलिटी यानी वो प्रमाणित भी किया जा सकता है कि जो भी आपने किया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अकाउंटिंग एक स्टैंडर्ड को आप फॉलो कर रहे हो, तो वो क्रेडिबिलिटी यानी वो प्रामाणिकता यानी प्रमाणित भी उसको किया जा सकता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। दो सही है तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, लेकिन फिर भी चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिस्टेंसी, जो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो वो एक सामान्य रूप से सारा अकाउंटिंग आप पॉलिसी को अडॉप्ट किए हुए हैं। मतलब कहने का है कि अगर बिजनेस ए, बिजनेस बी, बिजनेस सी अगर जो है सबको एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें आपस में कंपेयर भी किया जा सकता है, क्योंकि सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो क्या कंसिस्टेंसी यानी एक समान रूप से सारा स्टेटमेंट प्रिपेयर होगा किसी भी फर्म का, बिजनेस का, क्या उसमें कंसिस्टेंसी रहेगा, एक समान रूपता से वो बनाया जाएगा हर बार? तो हाँ बिल्कुल ये भी सही है। तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा कि ऑल ऑफ दिस, यानी वो रियलाइबिलिटी भी रहेगा, वो विश्वसनीय भी रहेगा, उससे क्रेडिबिलिटी भी रहेगा, उसको प्रमाणित भी किया जा सकता है आपका, एक समान रूप कंसिस्टेंसी भी रहेगा, वो एक समान रूप से भी रहेगा। तो ये सब सही है आपका, यानी ऑल ऑफ दिस आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 20, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज रिलेटेड टू insurance contracts is related to A, AS 104, B, AS 105, C, AS 106 और C, D, AS 107। तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका
किससे रिलेटेड है, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत यहाँ पर आता है। तो इसका करेक्ट जो आपका ऑप्शन होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपको ये याद रखना होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के तहत। देखिए इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका जो आपका इंडिया में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बनाया गया है, यानी अकाउंटिंग जो आपका स्टैंडर्ड बनाया गया है इंटरनेशनल लेवल पे, जो कि कौन बनाता है आपका, वो बनाता है आपका इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो कि पहले कमिटी था, अब उसको रिप्लेस करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया गया है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। याद रखिएगा, जो पहले कमिटी था उसको अब कन्वर्ट किया गया है किसमें, उसको उसी को रिप्लेस किया गया है, उसी को आगे बढ़ा करके क्या कहा गया है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। कब बनाया गया है, 1 अप्रैल 2001 को। और जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी था उसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, 29 जून 1973 को। उसी को रिप्लेस करके क्या बनाया गया है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड 1 अप्रैल 2001 को। और वही बोर्ड जो है आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो बनाता है, वो इशू करता है इंटरनेशनल लेवल पे, है ना। क्या करता है, आपको इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, IFRS यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं, है ना। तो जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो इंडिया और जो आपका जो फॉरेन यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग जो आपका बोर्ड है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिया है और जो इंडिया ने उसे मिल करके जो एक साथ एक तरह से बोलो कि उसको फॉलो किया है, उसके तहत आपका इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर आता है, तो वो है आपका AS 104। क्लियर है आपका, तो AS 104 सिर्फ आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया में जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है वो आपका टाइम टू टाइम जो है अपने अकाउंटेंट को गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि आपको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, और वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है इशू भी करता है। फिलहाल अभी जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो आपका जो है लागू किया है, यानी 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है अभी दिया है उन्होंने, और भी अभी पाइपलाइन में है, मतलब अभी और भी जो है वो इशू करते जाएगा जितना उसको ज़रूरत महसूस होगा कि जहाँ जहाँ आपको सुधार की, जहाँ डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसी अब अडॉप्ट किया जा रहा है तो उसको लगेगा कि और भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किया जाना चाहिए। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो है वो टाइम टू टाइम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इशू भी करेगा इंडिया में। लेकिन जो आपका इंटरनेशनल लेवल पे जो अकाउंटिंग है, यानी जो पहले था आपका इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी जो 29 जून 1973 में बनाया गया था, अब उसको कन्वर्ट किया गया है, रिप्लेस किया गया किससे, तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो कि कब किया गया है, 1 अप्रैल 2001 को। वो इशू करता है, वो बनाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको हम IFRS बोलते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। थोड़ा सा आपका कंफ्यूजिंग है, फिलहाल आप जो दिया हुआ है उसको आप याद रखना, है ना, डेट वगैरह थोड़ा याद रखना तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बार बार पढ़ते रहना तो भी दिमाग में आपकी बात रह जाएगी। बीस के बाद है 21 नंबर क्या कहता है, IFRS। देखिए यहाँ पर लिखा भी है IFRS का फुल फॉर्म क्या होता है। ये आपका एग्जामिनेशन में आ सकता है, सिंपल क्वेश्चन ही आता है, फुल फॉर्म ऑफ IFRS। ये है आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल रेशियो स्टैंडर्ड,
इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, सी कहता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और एस से यहाँ पे कर दिया है आपका सोसाइटी। कितना, किस हद तक आपको कंफ्यूज करेगा? नन ऑफ दीज। यहाँ पे सोसाइटी का क्या काम है बताइए? ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है। इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इसको हम पूरा लिख देते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड ये होता है आपका IFRS का फुल फॉर्म। इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो आपका रिपोर्टिंग कमेटी था, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो आपका कमेटी बनाया गया था 29 जून 1973 को, हाँ, जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी जो आपका बनाया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था आपका 29 जून 1973 को, उसी को कन्वर्ट कर दिया गया है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी को इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड में कन्वर्ट किया गया है आपका 1 अप्रैल 2001 को। वही जो है इंटरनेशनल लेवल पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डेवलप करता है, बनाता है, इशू करता है, और उसके तहत जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया है उसी को हम बोलते हैं IFRS, यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है IFRS का, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, बाकी सारा ऑप्शन गलत होगा। इसके बाद 21 के बाद 22, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16? देखिए ऑप्शन हम आपको छांटने भी बताएंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 इज रिलेटेड टू, ए है आपका वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इसके बाद है आपका बी नंबर कैश फ्लो अकाउंट या कैश फ्लो स्टेटमेंट, नहीं, इसके बाद आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर सी कहता है आपका कैश फ्लो अकाउंट या कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंट नहीं बोलिएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलिएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और डी बोलिएगा जो है आपका कॉस्ट ऑफ डेट्स। चलिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 जो है आपका AS 16 इज रिलेटेड टू, किससे रिलेट करता है ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, AS 16 किससे रिलेट करता है? तो वैल्यूएशन ऑन इन्वेंट्री जो है आपका AS 2 है, तो ये तो नहीं होगा। डेप्रिसिएशन AS 6 है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट AS 3 रिवाइज्ड है आपका, तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी। इस तरीके से आप ऑप्शन को छाट सकते हो कि जो नहीं बचा, मतलब ये तो आपका इन्वेंट्री AS 2 के तहत चलता है, ये AS 6 के तहत है, और ये AS 3 रिवाइज्ड के तहत है, तो बाकी बचा कौन? तो यही होगा आपका कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 जो है वो आपका बोरोइंग कॉस्ट है ना, यानी आप जो बोरो करते हैं, मान लेते हैं कि आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी जो है उसको बोरो किया है, कोई फिक्स एसेट को परचेस किया है, तो जो बोरोइंग कॉस्ट है, यानी जो आपको इंटरेस्ट के साथ अमाउंट जो चुकाना होगा, वो कितना चुकाना होगा, कैसे उसका कैलकुलेशन करेंगे, क्या तरीका उसका होगा, ये आपको बताएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 कि आपका बोरोइंग कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ डेट, यानी आपने जो कर्ज लिया है
वो जो है आपको कितना चुकाना होगा, कैसे उसका कैलकुलेशन करना होगा, वो बताया गया है आपको AS 16 में। दिस स्टैंडर्ड डील विद द यूजेस ऑफ, या कह सकते हो कि दिस स्टैंडर्ड डील विद द यूज इन्वॉल्व्ड रिलेटिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरिंग फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट। जो आप फिक्स एसेट परचेज करते हो तो बोरोइंग कॉस्ट क्या होगा, आपको विथ इंटरेस्ट कितना अमाउंट चुकाना होगा, देना होगा, इसका कैलकुलेशन है ना। इसका जो एस्टिमेट है, जो वैल्यूएशन है, वो किसके अंदर, किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत हम करेंगे, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के तहत हम करेंगे। कॉस्ट ऑफ डेट, यानी जो आपने डेट लिया है, जो कर्ज लिया है, उसका कॉस्ट क्या पड़ेगा आपका एग्जैक्टली, वो आपको उसका जो वैल्यूएशन है, जो अकाउंटिंग है, वो हम AS 16 को फॉलो करते हुए करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 हो गया यहाँ पर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या कहता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज, अभी हम लोगों ने पढ़ा भी है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज, ए है आपका, टू हेल्प द गवर्नमेंट फॉर raising taxes, to help the government for raising taxes। बी है आपका, to standardize the diverse accounting policy and practices, the diverse accounting policies divert accounting policies and practices। सी नंबर क्या कहता है, टू मेक अकाउंट सिंपल, और डी कहता है none of these। ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, है ना। तो उद्देश्य के बारे में हम आपको लास्ट वीडियो में बताया था मैंने कि क्या उद्देश्य ऑब्जेक्टिव है। क्या जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो गवर्नमेंट को हेल्प करता है टैक्स रेजिंग में, क्या गवर्नमेंट इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो फॉलो किया जा रहा है, और गवर्नमेंट भी जो उसमें यूज़र्स हैं, क्या गवर्नमेंट इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो, जो गवर्नमेंट के लिए क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का उद्देश्य यही है कि हम टैक्स रेज कर दें? नहीं, ये गलत बात है। गवर्नमेंट का ये उद्देश्य नहीं है कि टैक्स रेज करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना ज़रूरी है, बल्कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना जो ट्रूथफुल प्रेजेंटेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि जो यूज़र्स हैं उनका उनकी रियलाइबिलिटी और क्रेडिबिलिटी जो है वो अकाउंटिंग इस जो आपका अकाउंटिंग जो आप कर रहे हो, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप प्रिपेयर कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, उस पर रियलाइबल हो वो, और वो क्रेडिबिलिटी भी उसमें होनी चाहिए। तो इसके लिए नहीं कर रही है, पहला तो गलत हो गया आपका।
स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्डाइज दी डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिस, ये बिल्कुल सही है आपका। जो डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिस किया जा रहा है उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए, उसको रोकने के लिए जो है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो है एक उद्देश्य है कि उन सारे जो डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रैक्टिस जो किया जा रहा है उसको रोके, है ना, उसको स्टैंडर्डाइज करें। टू मेक अकाउंट सिंपल, सिंपल करने के लिए नहीं बल्कि डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसी को या प्रैक्टिस को रोकने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया है। तो ऑप्शन बी जो है आपका वो बिल्कुल करेक्ट है। 24 नंबर, ये आपका सबसे आसान क्वेश्चन है। कैश फ्लो स्टेटमेंट किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत जो इसको बनाया जाता है? AS 6, B AS 3 रिवाइज्ड, C AS 10 और D है AS 2। चलिए, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है आपका, जैसे ऑप्शन दिया वैसे ही मैंने लिख दिया है। AS6 के अंदर तो आपका डेप्रिसिएशन होता है, AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, ये बिल्कुल सही है आपका। AS10 फिक्स एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो होता है वो AS10 के अंदर होता है, और वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री जो है वो AS2 के तहत होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हम प्रिपेयर करते हैं वो AS3 रिवाइज्ड के अंदर जो है हम यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ये आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। ट्वेंटी फोर के बाद 25, the purpose of accounting standard is to harmonize accounting policies, accounting policies B है eliminate the non-comparability of financial statement C कहता है आपका improve the reliability of financial statement, और डी कहता है ऑल ऑफ दिस या ऑल ऑफ द अबव। देखिए, पर्पस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करने का क्या पर्पस है? तो हार्मोनाइज दी अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसी में समन्वय बैठाना,
बिल्कुल सही है। जो आप पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं उनमें एक समन्वय होना चाहिए, वो एक समान रूप से जो है वो होना चाहिए, है ना। तो जो लेखांकन की नीतियां हैं उनमें समन्वय होना, हार्मोनाइज होना ज़रूरी है, एक जैसा होना ज़रूरी है, एक जैसा पॉलिसी को अडॉप्ट करना ज़रूरी है, इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को यहाँ पे फॉलो किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। देखते हैं बी, एलिमिनेट यानी हटाना, नॉन कंपैरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फर्म बिजनेस ए है और बी है, दोनों को हम कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दोनों अलग अलग जो है पॉलिसी को अपनाए हुए हैं अकाउंटिंग करने का। तो इसको एलिमिनेट करने का काम क्या करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो बिल्कुल सही करता है। एलिमिनेट दी नॉन कंपैरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर हम नहीं कर पा रहे हैं, नॉन कंपैरेबिलिटी जो कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं, इसको एलिमिनेट करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो लाया गया है। उसका पर्पस है कि उसको हम कंपेयर कर सकें, है ना। यहाँ पे नॉन कंपैरेबिलिटी कहता है कि कंपेयर नहीं कर सके हैं, इसको एलिमिनेट हटाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाया गया है, बिल्कुल सही कहता है, क्योंकि ताकि हम कंपेयर कर सकें। तो दो सही है तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। बाकी देखते हैं, इंप्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो विश्वसनीयता है वो बढ़े, जो रिलायबिलिटी है वो बढ़े, जो क्रेडिबिलिटी है वो बढ़े। ये ज़रूरी है यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग के लिए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए बनाया जा रहा है तो वो रिलायबल भी होता है, यानी उसमें रिलायबिलिटी भी होती है, वो विश्वसनीय भी होता है, और उसमें क्रेडिबिलिटी भी यानी उससे प्रमाणित भी किया जा सकता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन आपका डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोगों ने कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपका इस चैप्टर को जो है हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ तक देख लो बच्चों 25 तक। जब हम ये चैप्टर को ख़त्म करेंगे उसके बाद कोई क्वेरी आपका रह जाएगा, उसे भी हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए नहीं बच्चों, थैंक यू।